हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल क्लासेस एंड दिस इज राहुल चौहान। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर कंडीशनल ट्रांसफर को। टीपीए में कंडीशनल ट्रांसफर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 25 से लेके सेक्शन 34 तक, लेकिन ये सभी सेक्शंस हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इस वीडियो में केवल उन्हीं सेक्शंस को कवर करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है हमारा सेक्शन 25, 26, 27, 29 और 30। तो आइए शुरुआत करते हैं सेक्शन 25 के साथ में। इससे पहले जब हमने टीपीए में सेक्शन 7 को पढ़ा था तो वहां पे हमने देखा था कि जब कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करता है तो वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते समय कुछ कंडीशंस ट्रांसफरी के ऊपर लगा सकता है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या ट्रांसफर जैसी चाहे वैसे कंडीशन लगा दे और ट्रांसफरी बाउंड होगा उन कंडीशंस को मानने के लिए, या ट्रांसफर के लिए भी कुछ लिमिटेशंस होंगी। इसी सवाल का जवाब देता है सेक्शन 25। सेक्शन 25 कहता है कि ट्रांसफर ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा सकता जो इन 6 कैटेगरी से बिलोंग करने वाली हो। 6 कैटेगरी कौन सी है? पहली कैटेगरी आती है हमारी कंडीशन दैट इज इम्पॉसिबल टू कंप्लीट, यानी ट्रांसफर ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा सकता जिसको कंप्लीट कर पाना किसी ट्रांसफरी के लिए पॉसिबल ही ना हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करता है गिफ्ट के तौर पे, लेकिन वहां पे कंडीशन ये लगा देता है कि भाई तुम्हें मेरे लिए चांद सितारे तोड़ के लाने पड़ेंगे आसमान से। तो क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज नो। तो ये जो कंडीशन लगाई गई है ये पूरी तरीके से इनवैलिड होगी। दूसरी कैटेगरी आती है हमारी कंडीशन दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ। ट्रांसफर ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा सकता जो कि बाउंड करे ट्रांसफरी को किसी क्राइम में इन्वॉल्व होने के लिए या कोई ऐसा क्राइम एक्ट करने के लिए जिसको कि लॉ प्रोहिबिट करता है। तीसरी कैटेगरी में आती है ऐसी कंडीशन इफ दे वुड परमिटेड दे वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, यानी ऐसी कंडीशन जिनको अगर परमिट कर दिया गया तो वे लॉ के जो दूसरे प्रोविजंस है उन्हीं को डिफीट कर देंगी, तो उनको अलाउ नहीं किया जा सकता। चौथी कैटेगरी आती है फ्रॉड की। पांचवी कैटेगरी आती है ऐसी कंडीशंस जो जिसमें कि किसी दूसरे पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को कोई हार्म होने का, कोई इंजरी होने का चांस है। और छठी कैटेगरी आती है हमारी ऐसी कंडीशंस की दैट आर इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसीज। इसको कुछ इलस्ट्रेशन से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक पर्सन है एक्स, वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है वाई को, लेकिन कंडीशन ये लगा देता है कि तुम्हें जाके जेड का मर्डर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स ने जो कंडीशन लगाई है दैट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो जो ट्रांसफर होगा प्रॉपर्टी का दैट वुड बी वॉइड। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक पर्सन है ए, वो बी को प्रॉमिस करता है कि वो 50,000 रुपीज उसको ट्रांसफर करेगा, लेकिन बदले में बी को हेल्प करनी पड़ेगी ए की एक बैंक फ्रॉड में। तो इस केस में भी जो कंडीशन है वो बिलोंग करती है फ्रॉडलेंट ट्रांसफर से, तो जो ट्रांसफर होगा प्रॉपर्टी का दैट वुड बी वॉइड। इसको एक फर्दर केस लॉ से भी समझ सकते हैं हम। एक केस है हमारे पास में विल्किंसन वर्सेस विल्किंसन का। इस केस में एक पर्सन होता है ए, वो बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का प्रॉमिस करता है, लेकिन कंडीशन ये रख देता है कि जो बी है उसको अपने पति को छोड़ना होगा। अब बी अपने पति को छोड़ देती है, लेकिन बाद में ए प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने से मना कर देता है। मामला कोर्ट में चला जाता है, तो बी वहां पे एक पिटीशन डालती है कि भाई जो ए ने प्रॉमिस किया था प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का उसको इंप्लीमेंट कराया जाए। कोर्ट वहां पे ऑर्डर ये देता है कि भाई जो कंडीशन रखी गई थी ट्रांसफर से पहले वो कंडीशन ही वैलिड नहीं थी, क्योंकि ट्रांसफर ऐसी कोई कंडीशन नहीं रख सकता दैट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, जो कि समाज पे एक गलत प्रभाव डालती हो। तो जो ट्रांसफर है उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता, ट्रांसफर वुड बी वॉइड। नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन 26 पे दैट इज कंडीशन प्रेसिडेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह होता है कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते समय एक ऐसी कंडीशन रख सकता है कि पहले तुम्हें उस कंडीशन को पूरा करना होगा तभी प्रॉपर्टी तुम्हारे फेवर में ट्रांसफर होगी।
पहले कंडीशन बाद में ट्रांसफर। इसको फर्दर एक केस लॉ से समझते हैं। यहाँ पे एक लैंडमार्क केस था टैगोर वर्सेस टैगोर का। इस केस में एक पर्सन होता है ए, वो बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का प्रॉमिस करता है, लेकिन कंडीशन ये रखता है कि बी को सी के साथ में शादी करनी पड़ेगी विद द परमिशन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। बी तैयार हो जाता है, लेकिन बाद में होता क्या है कि जो जेड है उसकी डेथ हो जाती है, तो बी बाकी के जो दो पर्सन बचे एक्स और वाई उनकी परमिशन से शादी कर लेता है, लेकिन ए देन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से मना कर देता है, मामला कोर्ट में जाता है। तो ए वहां पे अपना जो है स्टेटमेंट देता है कि भाई जो मैंने कंडीशन रखी थी बी के सामने कि वो जो शादी करनी है उसको एक्स वाई और जेड की परमिशन से करनी है, लेकिन बी ने जेड से परमिशन ली नहीं। तो कोर्ट वहां पे स्टेटमेंट देता है कि भाई क्योंकि जेड की डेथ हो चुकी थी उस समय, तो बी अगर चाहे तब भी जेड से परमिशन नहीं ले सकता। तो इस केस में ऐसा माना जाएगा कि जो कंडीशन है वो पूरी तरीके से पूरी हुई है और जो ट्रांसफर है वो वैलिड होगा। साथ में यहां से एक और कंक्लूजन निकल के आता है कि सेक्शन 26 में जो कंडीशन इंपोज की जाती है उसका स्ट्रिक्टली फॉलो होना जरूरी नहीं है। अगर कंडीशन का सब्सटेंशियल कॉम्प्लीमेंट्स भी कंप्लीट हो रहा है, यानी कंडीशन का जो मेन पार्ट है अगर उतना कंप्लीट हो गया है, तब भी ऐसा माना जाएगा जो कंडीशन है वो पूरी है और ट्रांसफर वैलिड होगा। नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन 29 पे, जो कि बात करता है कंडीशन सब्सिक्वेंट के बारे में। कंडीशन सब्सिक्वेंट का मतलब है कि ट्रांसफर अपनी प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर देता है, लेकिन बाद में ये कंडीशन रखता है कि भाई मैं प्रॉपर्टी तो तुम्हें अभी ट्रांसफर कर रहा हूं, लेकिन जैसी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास में ट्रांसफर हो जाएगी तुम्हें इमीडिएटली जो मैं कंडीशन तुम्हारे सामने रख रहा हूं उसको पूरा करना होगा। अब 26 और 29 में एक डिफरेंस ये भी है कि 26 में जो कंडीशन ट्रांसफर रख रहा है उसका स्ट्रिक्टली फॉलो होना जरूरी नहीं है, लेकिन 29 में वो कंडीशन स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए। इसको फर्दर एक केस से समझते हैं। कोई पर्सन है ए, वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है बी के फेवर में, लेकिन साथ में कंडीशन रखता है कि भाई मैं प्रॉपर्टी तो मैं तुम्हें अभी ट्रांसफर कर दी, लेकिन बदले में तुम्हारे जो रिसेंटली एग्जाम होने वाले हैं उसमें तुम्हें 80% मार्क्स लाने होंगे। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो जो ट्रांसफर है वो कैंसिल हो जाएगा और प्रॉपर्टी वापस मेरे पास आ जाएगी। तो यहां पे जो ट्रांसफर कंडीशन रख रहा है वो पूरी तरीके से वैलिड होगी, सेक्शन 29 इसको परमिट करता है। एक चीज और जो यहां पे ध्यान देने वाली है कि मान लो अगर बी 79% लाता है, तब भी ऐसा माना जाएगा कि जो कंडीशन रखी गई थी वो फुलफिल नहीं हुई है और प्रॉपर्टी वापस चली जाएगी ए के पास में। यानी किसी भी सूरत में कंडीशन में कुछ भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जा सकता, उसका स्ट्रिक्टली फॉलो होना जरूरी है। इसी कंडीशन को हम कंडीशन कोलेटरल के नाम से भी जानते हैं। मीनिंग उसका भी सेम ही होगा कि ऐसी कोई कंडीशन जो कि ट्रांसफर के बाद इमीडिएटली उसका कंप्लीट होना जरूरी होता है। इसको फर्दर एक और इलस्ट्रेशन से हम समझ लेते हैं। एक पर्सन ए अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है बी के फेवर में, लेकिन कंडीशन ये रख देता है कि भाई मैं प्रॉपर्टी तो तुम्हें अभी ट्रांसफर कर रहा हूं, लेकिन जो मैं प्रॉपर्टी तुम्हें दे रहा हूं उस प्रॉपर्टी में से तुम्हें मेरी जो वाइफ है सी उसको मेंटेनेंस देना होगा अगले 10 साल तक। अगर तुम ऐसा करते हो तो जो प्रॉपर्टी है वो तुम्हारे पास में रहेगी, लेकिन अगर तुम फेल हो जाते हो कंडीशन को पूरा करने में तो जो ट्रांसफर है वो वॉइड हो जाएगा और प्रॉपर्टी वापस मेरे पास में आ जाएगी। तो यहां पे भी जो कंडीशन रखी गई है दैट इज कंप्लीटली वैलिड और बी को मानना होगा उस कंडीशन को। इसको फर्दर एक और केस लॉ से समझते हैं, वेंकटरामा वर्सेस आईएस ओमेगा। इसमें एक पर्सन होता है एक्स who was under a sentence of transportation और वो चला जाता है पोर्ट ब्लेयर। लेकिन जब वो पोर्ट ब्लेयर जाता है तो अपना उसके पास में जो एक छोटा सा फील्ड था वो ट्रांसफर कर देता है वाई को, और साथ में ये कंडीशन रखता है कि भाई अगर मैं पोर्ट ब्लेयर से वापस आ गया तो जब भी मैं पोर्ट ब्लेयर से वापस आऊंगा तुम्हें मैं जो फील्ड ट्रांसफर कर रहा हूं बस तुम्हें वापस मुझे ही करना होगा। वाई उस समय तैयार हो जाता है
और एक्स पोर्ट ब्लेयर चला जाता है। लेकिन बाद में जब एक्स पोर्ट ब्लेयर से लौट के आता है और वाई से अपना फील्ड वापस मांगता है तो वाई उसे देने से मना कर देता है। मामला जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट वहां पे अपना स्टेटमेंट देता है कि भाई जो कंडीशन रखी गई थी, एक्स ने तुमसे कहा था जब वो वापस आ जाएगा तो प्रॉपर्टी में से तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो अब जो वो क्लेम कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए, वो क्लेम पूरी तौर से वैलिड है। तुम्हें उसकी प्रॉपर्टी को वापस करना ही होगा। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 27 पे, दैट इज अल्टीरियर डिस्पोजिशन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन। अब इसको थोड़ा सा समझना है कि ये सेक्शन 27 तब एप्लीकेबल होता है कि जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किसी एक पर्सन के फेवर में नहीं हो रहा, प्रॉपर्टी को रिसीव करने के लिए एटलीस्ट 2 पर्सन वहां पे प्रेजेंट है। यानी कि एक फर्स्ट ट्रांसफर ही होगा और एक सेकेंड ट्रांसफर ही, जो कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, प्रॉपर्टी जिसके पास अल्टीमेटली जानी है। तो उस केस में अगर किसी भी सूरत में जो फर्स्ट ट्रांसफर ही है वो प्रॉपर्टी को रिसीव नहीं कर पाता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए या कोई ऐसा लॉ वहां पे हो जिसकी वजह से उसको प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर पाना पॉसिबल ना हो, उस केस में जो पूरा का पूरा ट्रांसफर है वो वॉइड नहीं होगा। जो प्रॉपर्टी है वो एक्सेलरेट होके चली जाएगी जो सेकंड ट्रांसफर है, जो कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, जिसके पास प्रॉपर्टी को अल्टीमेटली जाना था। इसीलिए इसको बोला गया है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन कि अगर फर्स्ट ट्रांसफर फेल भी हो जाता है तब भी ट्रांसफर वॉइड नहीं होगा, प्रॉपर्टी एक्सेलरेट होते हुए चली जाएगी सेकंड ट्रांसफर के पास में, जो कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी है। एक इलस्ट्रेशन से इसको समझते हैं। एक पर्सन है एक्स, वो अपना घर ट्रांसफर करता है वाई को। वाई यहाँ पे फर्स्ट ट्रांसफर ही हुआ। अब वाई के साथ में कंडीशन ये रखता है कि भाई ये घर तुम्हारे पास में तभी जाएगा जब तुम्हारे पास जो फील्ड है तुम अपना ट्रांसफर कर दोगे वो जेड को, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो जो प्रॉपर्टी है वो चली जाएगी बी के पास में। तो यहां पे ट्रांसफर कौन हुआ? एक्स, और ट्रांसफरी 2 यहां पे प्रेजेंट है, वाई और बी, एंड बी इज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी। तो अगर किसी भी सूरत में वाई अपनी फील्ड को ट्रांसफर नहीं करता है और प्रॉपर्टी ट्रांसफर उसके फेवर में नहीं होती है, तब भी प्रॉपर्टी वापस एक्स के पास नहीं जाएगी, प्रॉपर्टी एक्सेलरेट होते हुए चली जाएगी बी के पास में। यही है सेक्शन 27 और इसीलिए इसको बोला गया है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन। इसको कुछ केस लॉ से भी हम समझ सकते हैं। एक केस है हमारे पास में अंडरवुड वर्सेस विंग का, काफी लैंडमार्क केस है। इस केस में एक पर्सन ए अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है बी को, देन बी इज द फर्स्ट ट्रांसफरी। लेकिन कंडीशन ये रखता है कि अगर बी की डेथ हो जाती है ए के लाइफ टाइम में, तो जो प्रॉपर्टी है वो चली जाएगी सी के पास में। तब इस केस में ट्रांसफर कौन है? ए, और ट्रांसफरी कौन है? बी और सी। अब होता क्या है कि एक एक्सीडेंट में ए और बी कहीं जा रहे होते हैं, दोनों की डेथ हो जाती है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या सी के पास प्रॉपर्टी जानी चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट ट्रांसफर है बी, उसकी तो डेथ हो चुकी है, अब उसके फेवर में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो नहीं सकता। और सेक्शन 27 कहता है कि अगर किसी भी सूरत में फर्स्ट ट्रांसफर ही प्रॉपर्टी को रिसीव नहीं कर पाता है तो प्रॉपर्टी चली जाएगी सी के पास में, यानी कि जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है। मामला कोर्ट में जाता है तो वहां पे देखा जाता है कि भाई ए ने कंडीशन क्या रखी थी। जब इस कंडीशन को क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है तो वहां पे देखने को मिला था भाई ए ने कहा था कि अगर बी की डेथ ए के लाइफ टाइम पीरियड में हो जाए, जब ए जिंदा है, तब वो प्रॉपर्टी सी को जाएगी। लेकिन इस केस में क्योंकि ए और बी दोनों का एक साथ एक्सीडेंट हुआ, तो ये डिफाइन नहीं हो पाया कि क्या बी की डेथ ए की डेथ से पहले हुई है, क्योंकि ऐसा कोई एविडेंस ही वहां पे नहीं था जिससे ये प्रूफ किया जा सके कि बी की डेथ ए से पहले हुई है। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो पाई सी के फेवर में। एक दूसरा केस है अयोध्या वर्सेस रखमन कौर का। इसमें एक पर्सन अपनी मदर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, देन मदर इज द फर्स्ट ट्रांसफर। और कंडीशन ये है कि भाई अगर किसी भी सूरत में मदर उस प्रॉपर्टी को रिसीव ना कर पाए
यानी मदर के फेवर में ट्रांसफर ना हो पाए तो प्रॉपर्टी एक्सेलरेट होती चली जाएगी उसके चिल्ड्रंस के पास में। अब होता क्या है कि जो वहां पे लोकल लॉज थे उसकी वजह से जो मदर के नाम पे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो पाती है, तो जो प्रॉपर्टी है वो सीधे एक्सेलरेट होके चली जाती है उसके बच्चों के पास में और ट्रांसफर वैलिड माना गया। अब ये जो सेक्शन है सेक्शन 27, यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि भाई ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि अगर किसी भी सूरत में जो फर्स्ट ट्रांसफर है वो प्रॉपर्टी को रिसीव नहीं कर पा रहा है तो प्रॉपर्टी एक्सेलरेट होकर चली जा रही है जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है जो सेकंड ट्रांसफर है उसके पास में। लेकिन अगर मान लो सेकंड ट्रांसफर जो है वो प्रॉपर्टी को रिसीव कर पाने के लिए कैपेबल ना हो, तब क्या होगा? तब क्या प्रॉपर्टी वापस ट्रांसफर के पास में चली जाएगी? इस सवाल का जवाब दिया गया एक अमेंडमेंट से सेक्शन 30 के थ्रू। इसमें एक नया एस्पेक्ट जोड़ा गया, उसमें ये क्लियर किया गया कि अगर मान लो जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है जो कि सेकंड ट्रांसफर है, अगर वो किसी भी वजह से प्रॉपर्टी को रिसीव करने के लिए कैपेबल नहीं है, तब भी जो ट्रांसफर होगा वो वॉइड नहीं होगा, जो फर्स्ट ट्रांसफर है उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगा। फर्दर एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक पर्सन है ए, वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है बी को, लेकिन कंडीशन ये रख देता है कि अगर बी शादी कर लेता है तो जो प्रॉपर्टी है वो चली जाएगी बी का जो अनबॉर्न चाइल्ड है फिलहाल उसके फेवर में। लेकिन गलती ये करता है कि वो जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसका वहां पे वो लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है। अब जैसा कि हम सेक्शन 13 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर एक अनबॉर्न पर्सन के फेवर में होता है तो वो एब्सोल्युटली होना चाहिए, वहां पे कोई भी इफ एंड बट अलाउ नहीं होगा और ना ही आप उस अनबॉर्न पर्सन का लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 जो अनबॉर्न पर्सन है उसको प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो सेकंड ट्रांसफर ही सीन से आउट हो गया। बचा कौन? ओरिजिनल ट्रांसफर एंड फर्स्ट ट्रांसफर। तो जो फर्स्ट ट्रांसफर ही होगा वो पूरी तरीके से एंटाइटल होगा प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए और ट्रांसफर वॉइड नहीं माना जाएगा। सो गाइस ये छोटा सा टॉपिक था, यहीं पे खत्म होता है। आई होप जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आप उसको समझ पाए होंगे। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।